बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनिमल किंगडम स्टार्ट कर लिया था। एनिमल किंगडम में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर ली थी, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने बॉडी प्लान, बॉडी लेवल और हम लोगों ने क्या क्या किया था, हम लोगों ने किया था बॉडी कैविटी और हम लोगों ने जर्मिनल लेयर के बेसिस पे डिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक और ब्लास्टोपोर के बेसिस पे हम लोगों ने क्या कर लिया था, ड्यूटेरोस्टोम्स और प्रोटोस्टोम्स में हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर लिया था। आई होप ये सब याद है और आई होप आपको ये याद है कि आपको क्या याद करना है, आपको पूरा सारे फाइलम का नाम इन सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, तो चलो आज हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब जब आगे बढ़ा रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं किसके साथ, बॉडी सिमेट्री के साथ। ठीक है, अब जब भी हम लोग बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं, यानी कि हर बॉडी की क्या है यार, एक सिमेट्री है ना। हर बॉडी की क्या है, एक सिमेट्री है। या तो अगर हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, या तो वो दो इक्वल हाफ देगी या नहीं देगी, किसी प्लेन से देगी या किसी प्लेन से नहीं देगी। तो हम लोग वही सब हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। अब फर्स्ट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स की। एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म बच्चों वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी की कोई सिमेट्री नहीं है, यानी कि आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी ट्राई कर लो, कितने भी क्या कह रहे हैं पापड़ बेल लो, अगर आप कोई भी ऐसा प्लेन ऐसा नहीं है जिसमें आप इसको अगर डिवाइड करोगे उसकी बॉडी को तो आपको दो इक्वल हाफ मिल जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। इसमें आपको आप किसी भी प्लेन से डिवाइड करोगे आपको कभी भी दो इक्वल हाफ नहीं मिलते हैं। तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर do not get two equal half by dividing from any plane। अच्छा, आपको मैंने ये नहीं बताया कि प्रोटोजोआ वाला जो पार्ट है ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, वो हम लोग यहीं करेंगे बिकॉज दे आर ऑल्सो एनिमल लाइक। तो यहाँ पर ही करेंगे, यानी कि पॉरीफेरा से पहले हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में भी सब कुछ पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि किसी भी प्लेन से काटोगे आपको कभी भी दो इक्वल हाफ नहीं मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोटोजोआ, कौन सा प्रोटोजोआ है ये आपका अमीबा है यार, आपको इसको किसी भी प्लेन से काटो आपको कभी भी क्या मिलेगा, दो इक्वल हाफ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आपके मोस्ट ऑफ द पॉरीफेरेंस क्या शो करते हैं, एसिमेट्रिकल सिमेट्री शो करते हैं। तो एग्जाम्पल कौन कौन आया, एग्जाम्पल में बच्चों आपका आया प्रोटोजोआ एंड मोस्ट पॉरीफेरा। मोस्ट पॉरीफेरेंस किस में आ गए, आपके एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स में आ गए। वहीं पर नेक्स्ट टाइप ऑफ सिमेट्री जो हम लोग जिसकी बात करते हैं दैट इज रेडियल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री है, वो है बच्चों रेडियल सिमेट्री। ये वो सिमेट्री है जहां पर हम लोग एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को एक से ज्यादा प्लेन में डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें टू इक्वल हाफ मिल जाएगा। यानी कि कोई ऐसे एक से ज्यादा ऐसे प्लेन होंगे जो हमें क्या देंगे, हमें दो इक्वल हाफ देंगे। ठीक है, यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पर मोर देन वन प्लेन कैन गिव टू इक्वल हाफ। ठीक है, और एग्जाम्पल कौन है यार इसके, एग्जाम्पल है इसके आपके सीलेंट्रेट्स, टीनोफोरा, और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो भूलना नहीं है वो है आपका अडल्ट इकाइनोडर्म। लार्वा जो होता है इकाइनोडर्मेटा फाइलम का, वो आपका बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, बट अडल्ट इकाइनोडर्म आपका रेडियल सिमेट्री शो करता है। इसके अलावा एक और सिमेट्री होती है जो यहाँ पर मैंने नहीं लिखी है, दैट इज बाय रेडियल सिमेट्री। ठीक है, एक और कौन सी होती है, दैट इज बाय रेडियल सिमेट्री।
अब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें मल्टीपल प्लेन है, मोर देन वन प्लेन। यहां पर स्पेसिफिकली दो प्लेन ऐसे होंगे, बाय यानी कि टू, तो यहां पर क्या है, टू प्लेन्स ऐसे होंगे जो क्या देंगे आपको, टू इक्वल हाफ देंगे। तो मोस्ट एग्जाम्पल कौन है, मोस्ट टीनोफोर्स किसमें आ जाता है, को क्या शो करते हैं आपको, बाय रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। लास्ट टाइप ऑफ सिमेट्री जो हमें ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। क्या, बायलेटरल सिमेट्री। अब जब हम लोग बायलेटरल सिमेट्री की बात करते हैं बच्चों, बायलेटरल यानी कि कोई सिर्फ एक ऐसा प्लेन है, कोई एक ही ऐसा प्लेन है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल आप खुद को देखो, जब आप खुद को देखोगे तो आपको पता है कि अगर आप इसको ऐसे करके डिवाइड करोगे तो आपकी बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। एक हाथ, ठीक है, आधा सर, आधा मुंह, आधी नाक, आधे, एक पैर इधर, ऐसे करके आपको क्या मिल जाता है, डिवीजन मिल जाता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहां पर क्या मिल रहा है, सिंगल प्लेन। यहां पर मल्टीपल प्लेन थे, यहां पर दो प्लेन थे, यहां पर सिंगल प्लेन से क्या हो रहा है, वी गेट टू इक्वल हाफ। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में यहां पर आ जाता है आपका प्लैटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट्स। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट्स क्या शो करता है, बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। ठीक है, क्लियर है। नाउ अगर हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पे जाएं कि किसके बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफाई किया है, तो बॉडी सिमेट्री के बाद हमें नेक्स्ट आता है आपका सेगमेंटेशन। अब यार जब हम लोग सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो सेगमेंटेशन क्या है कि आपकी बॉडी कितने पार्ट्स में, कितने सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। तो इस डिवीजन को क्या है, हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसकी बॉडी में इंटरनल सेगमेंटेशन दिखाई देगी, यानी कि बाहर से कुछ सेगमेंट्स का पता नहीं चल रहा लेकिन अंदर सेगमेंटेशन जरूर है, तो वो होती है इंटरनल सेगमेंटेशन। ठीक है, फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जहां पर आपको बाहर से सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं लेकिन अंदर से नील बट्टा सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है अंदर। ठीक है, कोई सेगमेंटेशन शो नहीं होती, तो वो हो गई एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनके पास बाहर भी सेगमेंटेशन दिखती है और अंदर भी सेगमेंटेशन दिखती है, तो वो हमें मिल जाते हैं बोथ, है ना। तो एक बार हम लोग क्या देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन और उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला क्या है हमारा, इंटरनल सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। फिर वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमें दोनों तरह की सेगमेंटेशन मिलती हैं। ठीक है, अब यार हम लोग जब भी इंटरनल सेगमेंटेशन की बात करते हैं, इंटरनल सेगमेंटेशन यानी कि इनसाइड दी बॉडी हमें सेगमेंटेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, ठीक है, सेगमेंटेशन कहाँ है, इनसाइड दी बॉडी। इनसाइड दी बॉडी हमें क्या देखने को मिल रहा है, सेगमेंटेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका कौन है, एग्जाम्पल है यार इसके कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में हमें ऐसी तरह की सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। अब एक्सटर्नल सेगमेंटेशन यानी कि आउटसाइड दी बॉडी हमें क्या मिल रहा है, ये सब सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिल रही है। एग्जाम्पल आर्थ्रोपॉड्स। ठीक है, फिर आ जाता है बोथ का एग्जाम्पल है यानी कि जिसके अंदर बाहर से भी सेगमेंटेशन है और अंदर से भी सेगमेंटेशन है, वो ऑर्गेनिज्म है बच्चों आपके एनालिडा। कौन है, एनालिड्स। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, सेगमेंटेशन की हो गई। ठीक है, हमने अभी क्या कर लिया, बॉडी सिमेट्री कर लिया है और हमने कर लिया है सेगमेंटेशन। अब नेक्स्ट टाइप जिसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज
ठीक है, सर्कुलेशन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं। अब जब भी हम लोग सर्कुलेशन की बात करते हैं, सर्कुलेशन यानी कि कहीं ना कहीं हार्ट जो हमारा ब्लड पंप कर रहा है, पूरी बॉडी में फैला रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन बोला जाता है। अब ये जो सर्कुलेशन है यार, सर्कुलेशन हमारी बॉडी पे दो तरह की होती है, हमारे पास दो तरह की सर्कुलेशन हमें देखने को मिलती है। पहली कौन सी है, पहली है आपकी ओपन सर्कुलेशन, ठीक है, पहली कौन सी है, पहली है आपकी ओपन सर्कुलेशन और दूसरी है आपकी क्लोज्ड सर्कुलेशन, ठीक है। अब जब इसको डिफरेंशिएट किया जाता है बच्चों, तो ओपन सर्कुलेशन क्या है, ओपन यानी कि कोई पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स यहां पर नहीं मिल रहे हैं, कोई पर्टिकुलर चैनल नहीं है जहां से क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो करके ऑर्गन के पास जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर क्या है, नो सिस्टमैटिक ब्लड वेसल्स, ठीक है, नो सिस्टमैटिक ब्लड वेसल्स हमें देखने को मिल रही है, किसी भी तरह की सिस्टमैटिक ब्लड वेसल नहीं है। सेकेंड अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर ऑर्गन्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ऑर्गन्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड। ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपके जो ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स हैं वो किसके कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, किसके, ब्लड के कांटेक्ट में, ठीक है। अगर हम लोग एज अ सिस्टम इसको देखें तो ओपन सर्कुलेटरी जो सिस्टम है आपका, दैट इज लेस एफिशिएंट, ये क्या है, लेस एफिशिएंट सिस्टम है, ठीक है, ये क्या है, लेस एफिशिएंट सिस्टम है एज कंपेयर टू क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहीं पर जब हम लोग बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की यार, तो ये कौन सा सिस्टम है जहां पर आपको क्या मिल रहा है, ब्लड वेसल्स का यूज मिल रहा है फॉर दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। ब्लड कहाँ फ्लो कर रही है, एक पर्टिकुलर चैनल है, एक पर्टिकुलर रास्ता है जिसके थ्रू क्या कर रहा है, ब्लड ट्रैवल करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। वहीं पर अगर ब्लड और किसी ब्लड वेसल में ट्रैवल कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात यह है कि वो ऑर्गन्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। यहां पर इन ऑर्गेनिजम्स में ब्लड is not in direct contact with organs, ठीक है। और ये क्या है, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर एफिशिएंट, ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अब यार जब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो यार आपको पता क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि आपका एनालिडा, कॉर्डेटा और आगे एक क्लास आएगी जिसका नाम है सिफेलोपोडा, ठीक है, और सिफेलोकॉर्डेटा, इन सब में क्या आता है, इस सब में आपका क्या है, इस सब में आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। बाकी रेस्ट में कौन कौन आ गया यार, यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, इन सब में क्या आ रहा है यार, इन सब में आपका शो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, ओके। अब यार हमने सर्कुलेशन के बेसिस पे भी क्या कर लिया है, सर्कुलेशन के बेसिस पे भी हम लोगों ने कर ली है डिवीजन। अब हम लोग ना थोड़ा और हम लोग इसको देखेंगे जब, तो हमारा रहता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स रहता है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बेसिस पे हमारा क्या रहता है, डिवीजन बाकी रहता है ना। अब जब एक्सक्रीशन की बात करते हैं, एक्सक्रीशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक्सक्रीशन,
तो एक्सक्रीशन के बेसिस पे या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक्सक्रीशन के बेसिस पे या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है बच्चों आपका अमोनोटेलिक, फिर है आपका यूरिकोटेलिक या यूरियोटेलिक, फिर है आपका यूरियोटेलिक। ठीक है, तो एक बार मैं लिख देती हूँ, वो आप लोग भी लिख लो साथ के साथ। पहला क्या है? पहला इज अमोनोटेलिक, फिर है आपका यूरियोटेलिक और लास्ट है आपका यूरिकोटेलिक। ठीक है, अब जब भी हम लोग इनकी बात करते हैं यार, अमोनोटेलिक कौन से ऑर्गेनिज्म है? अमोनो यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो एक्सक्रीट क्या कर रहे हैं? दे एक्सक्रीट अमोनिया। क्या कर रहे हैं? अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, यानी कि इनका जो टॉक्सिक वेस्ट है वो कौन है? वो है अमोनिया। वहीं पर यूरियोटेलिक वो ऑर्गेनिज्म है जिनका टॉक्सिक वेस्ट कौन सा है? वो है यूरिया। और वहीं पर यूरिकोटेलिक वो ऑर्गेनिज्म है जिनका जो टॉक्सिक वेस्ट है वो है यूरिक एसिड। ठीक है, वो कौन है? वो है यूरिक एसिड। ठीक है, क्लियर है? अब अगर हम लोग अमोनिया को एज सब्सटेंस देखें तो ये इन तीनों में सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है? सबसे ज्यादा टॉक्सिक है आपका अमोनिया। तो ये क्या है? मोस्ट टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक और फिर आ जाता है आपका लीस्ट टॉक्सिक। ठीक है, मोस्ट टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक और लीस्ट टॉक्सिक। अब एक चीज जो आपको याद रखनी है कि अमोनिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है तो इसको रिमूव करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी को बहुत सारा पानी चाहिए होता है। तो रिक्वायर मोर वाटर फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, इसमें लेस वाटर और इसमें लीस्ट वाटर। अब अगर हम लोग देखें तो यार अगर इसको ज्यादा पानी चाहिए तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे? इनका एग्जाम्पल हो सकता है आपका aquatic ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये आपका यूरियोटेलिक में आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, और यूरिकोटेलिक में आ जाती हैं बर्ड्स। अब सोचो, एक और चीज आपको अमोनिया के बारे में बताऊं मैं। अमोनिया ना बॉडी में ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर पाता इंसान नहीं, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अमोनिया को ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर पाएगा। अगर उसने अमोनिया को ज़्यादा देर तक स्टोर किया तो उसकी बॉडी खत्म हो जाएगी। तो क्या होता है, जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है वो बहुत फ्रीक्वेंटली क्या करते हैं? एक्सक्रीट आउट करते हैं अपना टॉक्सिक मटेरियल। सोचो अगर ये क्षमता, ये कैपेबिलिटी अगर बर्ड्स के पास होती, सोचो, है ना, सोचो, थिंक कि अगर ये क्षमता, ये कैपेबिलिटी बर्ड्स के पास होती कि वो क्या करते? अमोनिया से एक्सक्रीट आउट कर रहे होते और बहुत फ्रीक्वेंटली, तो आप बाहर निकलते और बर्ड्स क्या कर रही होती? टप 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 टप। तो बहुत फ्रीक्वेंट उसमें क्या होता? एक्सक्रीशन होता और फिर आप बाहर निकलते ही पूरा नहा लिए होते। ठीक है, तो इसे सब कुछ बहुत सोच समझ के बनाया गया है, सोचो। ठीक है, ये हो गए एक्सक्रीशन। अब हम लोग क्या देख लेते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। हर फाइलम के पास कुछ ना कुछ अलग है फॉर एक्सक्रीशन। क्या कर दिया मैंने? यहाँ से लेना था। ठीक है, हर फाइलम के पास क्या है? कुछ ना कुछ अलग है फॉर एक्सक्रीशन। तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो मेरे लिखने से पहले फटाफट क्या करना है आपको? सारे फाइलम का नाम इन सीक्वेंस लिख लो। चलो, मेरे लिखने से पहले देखते हैं आप पहले लिखते हो या मैं पहले लिखती हूँ। जल्दी लिखो। जल्दी लिखो और मेरा कॉपी मत करना।
जल्दी लिख लिया करो यार। अरे मैजिक मैजिक हो गया गाइस, ये खुद ब खुद देखो कैसे लिख गया। चलो पहले इतने का लिख लेते हैं, फिर स्पेस बचेगी उसके हिसाब से दिखा जाएगा। ठीक है ठीक है चलो। पॉरीफेरा से टीनोफोरा तक सबको ये एक्सक्रीशन कैसे करता है? दे ऑल एक्सक्रीट आउट यूजिंग जनरल बॉडी सरफेस। क्या हो रहा है? दे ऑल एक्सक्रीट आउट यूजिंग जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है, अपने त्वचा का, अपनी बॉडी का सरफेस इस्तेमाल करके क्या करते हैं? एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थीस के पास क्या है? फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, एस्केल्मेंथीस के पास आप बुक में पढ़ोगे प्रोटोनेफ्रीडिया, या हम लोग क्या बोलते हैं? रेनेट सेल्स बोलते हैं, जो क्या करवा रहे हैं? जो एक्सक्रीशन करवा रहे हैं। ठीक है, रेनेट सेल्स। ठीक है, फिर आप अगर एनेलिडा की बात करोगे तो प्रोटोनेफ्रीडिया के बाद क्या आ जाता है? यहाँ पर एनेलिडा के पास नेफ्रीडिया। ठीक है, नेफ्रीडिया क्या करा रहा है? एक्सक्रीशन करा रहा है। आर्थ्रोपोड में आपके पास बहुत सारा, क्योंकि लार्जेस्ट फाइलम है यार, तो क्या हो रहा है? आर्थ्रोपोड क्या क्या करवाए किसके पास ना? अलग अलग, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म अलग अलग हम नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मालपीगियन ट्यूब्यूल, ठीक है, इसके अलावा ग्रीन ग्लैंड, फिर है आपका कॉक्सल ग्लैंड। ठीक है, फिर मोलस्का की अगर हम लोग बात करें तो मोलस्का के पास आता है यार आपका केबर्स ऑर्गन। ठीक है, क्या आता है? केबर्स ऑर्गन। ठीक है, इसके अलावा अब हमारे पास कौन रह गया? हमारे पास मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा रह गया है। इकाइनोडर्मेटा, फिर है आपका हेमी कॉर्डेटा, फिर कौन है आपका? कॉर्डेटा। तो ये सारे क्या है? अगर हम लोग इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखें तो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? इकाइनोडर्मेटा फिर से क्या करता है? जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करवा रहा है? जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सक्रीशन परफॉर्म कर रहा है। हेमिकॉर्डेटा के पास एक ग्लैंड है जिसका नाम है प्रोबोसिस ग्लैंड, जिसके हेल्प से क्या कर रहा है? जिसके हेल्प से आपका एक्सक्रीशन कर रहा है। और कॉर्डेट्स के पास तो यार है ही ना, क्या है आपके पास? किडनी है ना, दो दो, जिसको बेच के आईफोन ले आए हो। तो सेम क्या है? सारे कॉर्डेट्स के पास क्या है? किडनी है। अब वो किडनी अलग अलग तरह की हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये है हमारे क्या? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देख लिए तो थोड़ा सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी देख लेते हैं, उनके साथ क्यों हम लोग ऐसे बुरा करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? हम लोग क्या देखने वाले हैं जिसके बेसिस पे क्लासिफाई करा गया है? तो वो है आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेशन क्या है यार? पहले तो आप लोग मुझे यही बता दो कि रेस्पिरेशन है क्या, बताओ। है तो जब हम लोग रेस्पिरेशन एज अ प्रोसेस बात करते हैं, ये वो प्रोसेस है जिससे आपको अब एनर्जी मिलेगी। क्यों? क्योंकि इनहलेशन एक्सहेलेशन, इनहलेशन से क्या? ऑक्सीजन आ गई है बॉडी में, एक्सहेलेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई है। ये रेस्पिरेशन क्या है? जब आपको एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है तो वो हमारा क्या है? रेस्पिरेशन है। तो हर ऑर्गेनिज्म के पास क्या है? कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहले क्या लिख लो? पहले फिर से आप लोग को क्या लिखना है? सबके नाम लिखने हैं। इससे क्या होगा? अगर आप खुद लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन से फाइलम है और सीक्वेंस याद होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन है हमारा? पॉरीफेरा, फिर है आपका सीलेंट्रेटा, फिर है टीनोफोरा, फिर है प्लैटीहेल्मिन्थीज, फिर है एस्केल्मेंथीज, फिर है एनालीडा, फिर है आर्थ्रोपोडा, फिर है मोलस्का,
फिर है इकाइनोडर्मेटा, फिर है हेमिकॉर्डेटा, और लास्ट क्या है, लास्ट है बच्चों आपका कॉर्डेटा। तो अब क्या मुझे बताएगा कि ये ऑर्गेनिज्म क्या क्या यूज कर रहे हैं, क्या क्या इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, जल्दी बता दो, बताओ। तो ये जो एस्केलमेंथीज तक है ना, एस्केलमेंथीज तक सब अपना जनरल बॉडी सरफेस यूज कर रहे हैं फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं, जनरल बॉडी सरफेस। एनालिडा यूज करता है स्किन, ठीक है। आर्थ्रोपोडा यूज करता है, इसके पास क्या है, ट्रैकियल सिस्टम है। अगर आपको अभी हम लोग क्या करेंगे टिश्यूज वाले चैप्टर में, इस बार फ्रॉग दे रखा है, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कॉकरोच भी पढ़ेंगे, तब आपको पूरा ये सिस्टम बताया जाएगा। तो ट्रैकियल सिस्टम, इसके अलावा क्या, बुक गिल्स, और क्या, बुक लंग्स, ये सब क्या कर रहा है, ये सब आपके आर्थ्रोपोड का पूरा क्या है, रेस्पिरेशन कर रहा है। ठीक है, वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं मोलस्का की, तो मोलस्का के पास क्या है, गिल्स है फॉर रेस्पिरेशन, इसके पास भी क्या है, गिल्स है फॉर रेस्पिरेशन। इकाइनोडर्मेटा के पास क्या है, जनरल बॉडी सरफेस, ये एक्सक्रीशन भी उसी से कर रहा है और रेस्पिरेशन भी, मतलब इसके पास कुछ ऐसा अलग है जिसके वजह से ये सारा काम उसी एक चीज के वजह से कर पा रहा है। तो जब हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे, वैसे मैं बता देती हूँ, इसके पास एक वाटर मस्कुलर सिस्टम होता है, कैनाल होता है, जिसकी वजह से सब कुछ कर पा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है। फिर हेमिकॉर्डेटा की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसके पास भी क्या है, इट हैज गिल्स, और कॉर्डेटा के पास गिल्स भी हैं, लंग्स भी हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो क्या कर रहे हैं, स्किन से रेस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अब आपका क्या खत्म हो गया है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हर लेक्चर में हम लोग 3 फाइलम उठाएंगे, जिसका हम लोग सारा क्या करेंगे, पूरा काम करेंगे इसमें। ठीक है, तो यानी कि नेक्स्ट क्लास में आपको किसके बारे में पढ़ना है, आपको पढ़ना है प्रोटोजोआ, पोरिफेरा और सीलेंट्रेटा के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लेना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यार इसी से आएंगे, है ना। आपका आधा चैप्टर तो यहीं खत्म हो गया पूरे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो आपको क्या करना है, आपको वो भी पढ़ के ये पहले पढ़ लेना, ताकि हमें प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बच्चों।